हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है और आज हम रेलवे इंजीनियरिंग का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि उसके जो हिस्टोरिकल इवेंट हैं, फिर उसके साथ साथ में और भी कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने डिस्कस किया था। तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परमानेंट वे के बारे में। परमानेंट वे या परमानेंट ट्रैक, तो क्या होता है कि अगर हम जनरल वे में बात करें या सिंपल भाषा में बात करें तो एक पूरी असेंबली जिसके ऊपर हमारी ट्रेन रन करती है इन परमानेंट मैनर, तो वो हमारा होता है परमानेंट वे। और हमने देखा भी है कि जैसे परमानेंट वे की बात करते हैं कि पूरी असेंबली में क्या क्या आ सकता है कि रेल सबसे टॉप पे होती है, रेल स्लीपर के ऊपर रेस्ट करती है और वो जो है फास्टनर या फिटिंग के से वो फासन होता है, फिक्स किया जाता है स्लीपर के ऊपर। फिर उसके बाद स्लीपर और रेल ये दोनों का अरेंजमेंट किसके ऊपर रेस्ट करता है? बैलास्ट के ऊपर। फिर उसके बाद बैलास्ट कहाँ पे रहता है? एक फॉर्मेशन के ऊपर। तो ये सारे इसके कंपोनेंट हो गए और ये सारा सब कुछ मिला के एक परमानेंट वे या परमानेंट ट्रैक क्रिएट करते हैं। इसको परमानेंट वे क्यों बोलते हैं? तो परमानेंट इसलिए बोला गया कि पहले हम लोग जब कंस्ट्रक्शन करते थे तो उसके लिए हम टेम्परेरी ट्रैक भी बिछाते थे मटेरियल को पहुंचाने के लिए। तो उसके रेफरेंस में इसको हम बाद में जब फाइनल हो जाता है ये हमारा, तो इसको हम बोलते हैं परमानेंट वे। तो हमने देखा कि क्या होता है परमानेंट वे और क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। अब बारी बारी से हम उसको डिस्कस भी करेंगे अपने चैप्टर में। तो अब परमानेंट वे के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं कि परमानेंट वे के क्या क्या रिक्वायरमेंट को हम देखते हुए उसको डिजाइन करेंगे या उसको ध्यान में रख के हम आगे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो एक अच्छा परमानेंट वे होने की ज़रूरत क्या है? तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि परमानेंट वे हमको एक एश्योरिटी प्रोवाइड करे सेफ जर्नी के लिए, कंफर्टेबल जर्नी के लिए, और फाइनली उसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट हो वो भी मिनिमम हो। तो हमने यहाँ पे डिस्कस क्या कर रखा है कि ट्रैक शुड बी कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग कंफर्टेबल एंड सेफ जर्नी विद हाई स्पीड एंड मिनिमम मेंटेनेंस कॉस्ट। तो और इस जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए हम जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो हमने नीचे मेंशन कर रखे हैं। तो अभी देखते हैं वन बाय वन कि इसमें जो गेज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब गेज के बारे में हमने पहले चैप्टर में हमने डिसाइड देख ही लिया है कि क्या होता है गेज, कैसे डिसाइड करते हैं। तो आपको अगर गेज समझना है तो पीछे वाले चैप्टर को आप देख सकते हैं। तो गेज क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए अलॉन्ग द लेंथ। फिर उसके बाद रेल शुड हैव परफेक्ट क्रॉस लेवल। क्रॉस लेवल का मतलब कि अब हम जैसे प्लेन में चल रहे हैं, अगर कर्व है तो उसमें सुपर एलिवेशन आएगा या उसको कैंट भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारा आउटर रेल जो होता है इन कंपेरिजन टू इनर रेल वो थोड़ा से उसका लेवल अप होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लेन में जहाँ स्ट्रेट ट्रैक चल रहा है तो उस केस में हमारे दोनों रेल एक प्रॉपर लेवल पे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें फुलफिल होनी चाहिए। फिर उसके बाद अलाइनमेंट की बात करें तो अलाइनमेंट शुड बी स्ट्रेट। अब स्ट्रेट है तो स्ट्रेट होना चाहिए। जहाँ अगर कर्व है तो वहाँ पे तो हम स्ट्रेट नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो कर्व को छोड़ के हमारा और अदर प्लेसेस पे हमारी जो अलाइनमेंट होनी चाहिए वो स्ट्रेट होनी चाहिए और किसी भी प्रकार का किंक उसमें नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेडियंट की। तो ग्रेडियंट कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए और जेंटल होना चाहिए। जेंटल इन द सेंस कि अगर हमने जो भी डिसाइड किया 2%, 1%, 3% समथिंग, तो वो क्या होना चाहिए? अलॉन्ग द लेंथ हमारा यूनिफॉर्म भी होना चाहिए और जेंटल इन द सेंस कि बहुत हाई नहीं होना चाहिए, एक विद इन लिमिट होना चाहिए। तो ये होता है ग्रेडियंट। फिर उसके बाद इट शुड बी रेजिलिएंट।
और इलास्टिक, इसका क्या मतलब होता है कि जब भी हमारी ट्रेन चलती है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ तो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं या शॉक क्रिएट होते हैं, तो उस चीज़ को भी एब्जॉर्ब कर सके हमारा जो भी परमानेंट वेव प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को भी ऑब्जर्व कर सके, तो ये रिक्वायरमेंट होती है। और भी इसके पॉइंट है, जो भी परमानेंट वे होना चाहिए उसमें प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। प्रॉपर ड्रेनेज इन द सेंस कि अगर उसमें रेनफॉल होती है तो वो पानी जो है उस वहाँ पे रुके ना, वो पानी ड्रेन आउट हो के निकल जाए। अदरवाइज क्या करेगा, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट करेगा, जिससे हमारे हम अगर सॉइल मैकेनिक्स को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बात करें तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और उससे हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो भी हो सकता है, तो जो भी बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल वो रिड्यूस हो सकती है उसकी वजह से। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई, बट एक नॉर्मल वे में बात करें तो ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए जिससे हमारी स्ट्रेंथ बरकरार रहे। फिर शुड हैव अ गुड लेटरल स्ट्रेंथ। अब लेटरल स्ट्रेंथ का काम कैसे आता है कि जब भी हम स्ट्रेट वे में चलते हैं तो उसमें एक तो वर्टिकल फोर्स लग रहा होता है, क्योंकि जो व्हील होती है वो ट्रैक के ऊपर या बात करें रेल के ऊपर चलती है, तो उससे वर्टिकली एक फोर्स लग रहा है। साथ साथ में उसमें जो व्हील होती है उसमें एक टर्म आता है कोनिंग, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कोनिंग की वजह से क्या होता है कि एक लेटरल मूवमेंट भी चलता रहता है, साथ साथ में व्हील का लेटरल मूवमेंट भी चलता रहता है। ऐसा नहीं कि वो फिक्स्ड ही रहती है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा उसमें लेटरल मूवमेंट भी होता रहता है, जिसकी वजह से लेटरल फोर्स भी जनरेट होते हैं, उसको भी कैटल कर सके, तो लेटरल स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद बात करें तो स्ट्रक्चर शुड हैव लो इनिशियल कॉस्ट, और जो भी एक तो लो इनिशियल कॉस्ट होना चाहिए जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएं, साथ साथ में अगर हम उसका इन फ्यूचर मेंटेनेंस भी करते हैं तो वो भी हमारा लो होना चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं कि कंपोनेंट ऑफ द परमानेंट वे, क्या क्या कंपोनेंट है, पहले भी हमने डिस्कस किया। रेल है, रेल स्लीपर पे फिट होने के लिए या फास्टन होने के लिए, फिक्स करने के लिए हम कुछ फास्टनर्स यूज करते हैं, तो रेल फिटिंग एंड फास्टनर्स, फिर स्लीपर, फिर बैलास्ट और एट लास्ट जो है फॉर्मेशन। तो रेल हम डिस्कस करें, रेल होती क्या है। तो रेल्स एक तरह का स्टील गर्डर होता है, सिंपल सा हमने देखा भी है कि क्या होता है, वो एक गर्डर होता है जो कि हाई कार्बन स्टील से बना होता है। अब हाई कार्बन स्टील का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, क्योंकि इस पे कंटिन्यू हमको ट्रेन को रन कराना है, जिससे हमारी अच्छा खासा इस पे लोड भी आएगा, और उस लोड को रजिस्ट करने के लिए उसमें वियर और टीयर ना हो, तो इसलिए हम हाई कार्बन स्टील का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद ये काम कैसे करता है, रेल का काम क्या होता है, रेल के ऊपर व्हील लोड आता है। व्हील लोड मतलब रोलिंग व्हील लोड, जो वैगन का पहिए होते हैं वो रोल करते हुए उस पर चलते हैं। अब उस व्हील लोड को ये रेल क्या करता है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करता है, जो कि लोड फ्रॉम द ट्रेन ये ट्रांसफर कर देता है किसमें, स्लीपर में। तो इसका काम ये होता है कि ट्रेन का लोड स्लीपर में ट्रांसफर कर देना, और कैसे, बाय कन्वर्टिंग द रोलिंग व्हील लोड इनटू पॉइंट लोड। तो ये रेल का काम होता है। और हम बात करें कि हमारे इंडिया में जो रेल बनाई जाती है वो किस प्रोसेस से बनाई जाती है, ओपन अर्थ प्रोसेस या डुप्लेक्स प्रोसेस। ओके, हम लोग फिर आगे चलते हैं। अब पहले हमने डिस्कस किया कि परमानेंट वे की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, अब हम बात करेंगे अपने रेल की रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है। तो सिंपल सी बात है कि जब भी हम रेल इमेजिन करते हैं अपने दिमाग में, तो उसमें जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, अब उस फोर्सेस को सेटिस्फाई कर सके, उस फोर्सेस को सेटिस्फाई करके अपने स्टेबिलिटी बनाए रखे, बस यही रिक्वायरमेंट है। अब वर्टिकल लोड लग रहा है तो वो डिफॉर्म ना हो जाए या डिफ्लेक्शन ज़्यादा ना आ जाए वर्टिकली, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर वर्टिकल स्टेफनेस होना चाहिए। सॉरी, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, स्टेफनेस। जब भी हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे आपको तो हम उसमें सही कर देंगे। फिर उसके बाद लेटरल फोर्स लगता है, लेटरल फोर्स लगता है तो उसको भी रजिस्ट करने के लिए लेटरली वो डिफ्लेक्ट ना हो जाए, तो उसमें भी सफिशिएंट स्टेफनेस होना चाहिए कि लेटरली वो डिफॉर्म ना हो, और जो भी लेटरल फोर्सेस लग रहे हैं उसको वो इजीली रजिस्ट कर सके। फिर उसके बाद जो हमारा सेक्शन होना चाहिए
उसका जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है वो अराउंड मिड हाइट पे होना चाहिए, क्योंकि जब रेल इसके ऊपर से गुजरती है तो एक फ्लेक्सर एक्शन क्रिएट होता है। फ्लेक्सर एक्शन तो आप जानते हैं बीम में जैसे क्रिएट होता है। तो उसमें क्या होता है कि ऊपर वाला जो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का पोर्शन वो आपका कंप्रेशन में आ जाता है और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का पोर्शन जो है वो टेंशन में आ जाता है। तो अगर मिड पे रहेगा तो जो भी कंप्रेसिव फोर्स होगा और टेंसाइल फोर्स होगा दोनों इक्वल होंगे। तो इसके लिए इसका जो सेक्शन डिजाइन करते हैं उसकी इस हिसाब से डिजाइन करेंगे कि उसका जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो मिड हाइट पे मैच करना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें जो फिलेट रेडाई होना चाहिए या रेडियस जो बोलते हैं उसको, वो सफिशियंट होना चाहिए। सफिशियंट इन द सेंस कि अगर मान लिया हम जब रेल के सेक्शन की बात करते हैं तो ऊपर हेड होता है, फिर नीचे उस वेब होता है, फिर उसके बाद फुट होती है। तो हेड जो होता है वो वाइडर होता है इन कंपैरिजन टू वेब। फिर उसके बाद फुट जो होता है वो उससे भी ज़्यादा, इवन हेड से भी ज़्यादा वाइडर लेते हैं हम फ्लैट फुटेड में। तो आगे उसको भी तो हम डिस्कस कर देंगे, बट एक जनरल आइडिया के लिए कि हम यहाँ पे जो फिलेट रेडी की बात कर रहे हैं उसका क्या सीन है। तो यहाँ पे जो हम जहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है कहाँ से, अपना हेड से वेब में, तो जो रेडियस क्रिएट करता है तो वो सफिशियंट होना चाहिए कि हम वहाँ किसी प्रकार का वहाँ पे लोड का कंसंट्रेशन ना हो। लोड कंसंट्रेट कर जाएगा वहाँ पे तो क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो सकता है और कई तरह के उसमें डिफॉर्मेशन, अननेसेसरी डिफॉर्मेशन क्रिएट हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हमारा ये पॉइंट है। फिर उसके बाद टू अलाउ द एडिक्वेट मार्जिन और वर्टिकल वियर, हेड ऑफ द रेल मस्ट बी सफिशिएंटली डीप, कि जब भी उसमें रेल के ऊपर ट्रेन गुजरती है तो क्या होता है कि कुछ उसका डिफॉर्मेशन होगा। डे बाई डे उस पर रेल गुजरेगी तो लोड जा रहा है तो पक्का है उसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगा। तो वो सफिशिएंटली डीप होना चाहिए कि अगर थोड़ा बहुत इसमें डिफॉर्मेशन होता भी है तो उसको उसके फंक्शन को अफेक्ट ना करे। तो जो है इसमें हम वियर ऑफ हेड जो है उसको कितना अलाउ करते हैं, इसमें 10 mm 1 सेंटीमीटर तक का हम वियर अलाउ करते हैं। फिर उसके बाद बात करें कि मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए रेल के सेक्शन की, वो 72 kg/mm² होनी चाहिए। इतनी तो होनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा होगी तो चलेगा। फिर उसके बाद रेल्स आर टेस्टेड बाय फॉलिंग वेट टेस्ट और टफ टेस्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेल्स। अब अगर हम इनिशियली स्टेज में बात करें तो हमारे पास यहाँ जो भी हम पढ़ते हैं कितने प्रकार की रेल होती है, 3 प्रकार की। 3 प्रकार में पहले बात करते हैं हम डबल हेडेड की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे बुल हेडेड की, फिर हम बात करेंगे फ्लैट फुटेड की। तो 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या है ये और किस हिसाब से इसका फंक्शन होता है। तो पहले हम बात करते हैं डबल हेडेड की। तो इनिशियली जब हमारी ट्रेन एग्जिस्टेंस में आई तो उसके लिए जब रेल बनाने की बात हुई या रेल एग्जिस्टेंस में आई तो उस टाइम पे ये आइडिया आया कि हम ऐसा सेक्शन क्रिएट करते हैं कि पहले एक फेस उसका इस्तेमाल हो जाएगा, जब ऊपर का फेस वो वियर और टियर हो जाएगा तो हम उसको रिवर्स इन्वर्ट कर देंगे और दूसरा फेस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आइडिया था, इसलिए डबल हेडेड बनाया गया। डबल हेडेड में देखिए सेक्शन दोनों साइड में सेम है। अब इसमें आइडिया यही था कि अगर जब ऊपर का जो भी जिस पे हमारी ट्रेन रन कर रही है जिस फेस पे, अगर वो वाला वियर टियर हो जाता है तो फिर हम इसको पलट देंगे और हम फिर दूसरे सेक्शन को यूज में ला लेंगे। बट हुआ क्या कि ग्राउंड में इसके नीचे हम जानते हैं कि जब भी ये फिक्स करते हैं इसके नीचे हम बैलास्ट प्रोवाइड करते हैं। अब बैलास्ट के साथ साथ क्या होता है इसमें कि हमारा ऊपर से लोड आता है तो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होगा। अब जब डिफ्लेक्शन होता है तो डिफ्लेक्शन होगा तो जो नीचे का बैलास्ट है वो नीचे वाले सेक्शन में क्या करेगा, इंप्रेशन क्रिएट करेगा, उसमें मार्क आ जाएंगे। अब जब मार्क आ जाता है तो वो तो किसी काम का हुआ नहीं, तो ये आइडिया हमारा फेल कर गया। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं बुल हेडेड की। अब बुल हेडेड में क्या होता है कि जब ये आइडिया हमारा फेल कर गया तो फिर ये हुआ कि चलिए ठीक है, ऊपर वाले जो हमारा हेड है जिस पे हमको रन कराना है ट्रेन को, तो उसको थोड़ा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे हेड वाले पोर्शन में ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड किया गया, उसको थोड़ा से
इन कंपैरिजन टू लोअर उसको स्ट्रांग बनाया गया, थोड़ा वाइडर भी बनाया गया। और जैसे कि फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे भी कैसा है वो। फिर आते ही है बात फ्लैट फुटेड की। अब फ्लैट फुटेड क्या है कि इनिशियल में हमने देखा कि बुल हेडेड में उसके दोनों सेक्शन कैसे हैं, ट्रेन को रन कराने के कैपेबल हैं। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेबिलिटी उसको ऐसे नॉर्मली हम अगर रख दें तो वो स्टेबल हो सके, तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी। अब उसको लेटरली स्टेबल करने के लिए हम कुछ ना कुछ उसमें फास्टनर लगाते थे कुछ, तो वो चीज़ प्रोवाइड करना पड़ता था। अब इसमें फ्लैट फुटेड में क्या किया कि हमको रन तो एक ही फेस को लेके कराना है, फिर हम क्या करें दूसरे फेस को ऐसा बना दें कि वो इजीली प्लेस हो सके, स्टेबल अपने आप में रह सके। तो इसमें क्या किया गया, जो भी फुट रीजन हुआ उसको थोड़ा फ्लैट बनाया गया और वाइडर बनाया गया, जिससे ये सेल्फ सफिशिएंट है कि ये अपने आप में वो रुक ही रहे। इसको बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको स्टेबल करने के लिए, बस होल्ड करने के लिए कि रेल में स्लिपेज ना हो या इन सारी चीज़ों के लिए हम फास्टनर प्रोवाइड करते हैं। तो इन दिस द फुट इज फ्लैट एंड वाइडर देन हेड which result in greater lateral stability in comparison to bull headed rail। और जो फ्लैट फुटेड रेल है वो हमारे इंडिया में दो तरह से बनाई जाती है, या अगर डिजाइन की बात करें तो इसको किस हिसाब से डिजाइन किया जाता है, इसके वेट पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, तो केजी पर यूनिट लेंथ मीटर में बात करें तो। फिर दो तरह के हमारे यहाँ डिजाइन होते हैं, एक तो 52 केजी पर मीटर और 60 केजी पर मीटर। 52 केजी पर मीटर को हम 52 एमआर भी बोलते हैं और 60 केजी पर मीटर को भी हम 60 एमआर भी बोलते हैं। अब 52 केजी इसमें जो अंतर क्या है, तो ये इसके ऊपर जो ट्रेन की स्पीड होती है उसमें रिस्ट्रिक्शन रहता है कि जो 52 केजी पर मीटर में है उसमें 130 किलोमीटर पर आवर से हम ट्रेन को रन कर सकते हैं, और जो 60 केजी थोड़ा सा वाइडर रहेगा, स्ट्रॉन्गर रहेगा, तो उसमें हम जो है 160 किलोमीटर पर आवर से हम ट्रेन को रन करा सकते हैं। ये हमने सेक्शन दिखा रखे हैं कि डबल हेडेड में देखिए दोनों साइड सेम है। बुल हेडेड में क्या हुआ है कि इन कंपैरिजन टू फुट जो हेड पोर्शन है इज वाइडर एंड स्ट्रॉन्गर। फिर उसके बाद फ्लैट फुटेड में हमारा जो फुट है उसको थोड़ा सा वाइडर बनाया गया कि वो स्टेबल हो सके, और इनफ मटेरियल प्रोवाइड किया हेड में भी कि वो स्ट्रेंथ गेन कर सके, अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, जो भी स्ट्रेसेस उसमें आ रहा है उसको बियर कर सके। अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ द रेल। लेंथ ऑफ द रेल जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी हमारा पेरेंट सेक्शन होगा, जो भी हमारा मेन सेक्शन होगा, अगर कंटिन्यूअस में वही सेक्शन है, उसमें कोई ज्वाइंट प्रोवाइड नहीं हुआ, तो वो तो स्ट्रॉन्ग इनफ है क्योंकि हमने उसको डिजाइन ही पर्टिकुलर लोड के लिए किया है, तो वो बियर करने में कैपेबल है। बट होता क्या है कि अगर ज्वाइंट प्रोवाइड कर देते हैं तो वहीं पे हमारा सेक्शन क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। अब ज्वाइंट प्रोवाइड कर देंगे, सेक्शन वीक हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे कि जितना बड़ा से बड़ा सेक्शन हो सके वो सेक्शन हम प्रोवाइड करें। अब बड़ा से बड़ा तो हम चाहते हैं कि ऐसा प्रोवाइड करें, लेकिन उसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि इससे बड़ा हम सेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। अब एक तो हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, बहुत बड़ा मान लिया हमने 1 किलोमीटर की हम रेल बना दी है। अब 1 किलोमीटर की रेल को कहीं किसी फैक्ट्री से लेके उसको साइट में लेके जाना होगा, तो वो कैरी कर नहीं सकते, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक लिमिटेशन क्रिएट करता है, तो हम इसके बेसिस में भी हम डिसाइड करेंगे कि मैक्सिमम लेंथ हम कितनी दे सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ हम बात करें, जो मेन एक पॉइंट है कि ड्यूरिंग द समर क्या होता है, रेल में एक्सपेंशन क्रिएट होता है। अब रेल की लेंथ में एक्सपेंशन क्रिएट होगा तो उससे कई सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अगर हम बात करें एक डिफेक्ट भी होता है, उसका नाम होता है बकलिंग क्रिएट होती है। तो जितना बड़ा सेक्शन होगा क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो जाएगा, तो उतना ही बड़ा उसमें जो है उतनी बड़ी लेंथ में इंक्रीज होगा। अब इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सेक्शन की लेंथ एक पर्टिकुलर
पैरामीटर पे फिक्स करते हैं, जो कि ब्रॉड गेज के लिए हम 12.8 मीटर लेते हैं, उसको 13 मीटर बोलते हैं ऐसे, और मीटर गेज के लिए हम 11.89 मीटर लेते हैं, जिसको हम 12 मीटर कहते हैं। फिर उसके बाद और भी कुछ पॉइंट हैं जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो रेशियो होता है वेट ऑफ द रेल और लोकोमोटिव, वो कितना होता है 1:5:10। और जो परमिसिबल वियर होती है, जो रेल की वियर अलाउ करते हैं, वो वेट के 5%। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो हम रेल क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे, न्यू रेल उसकी जगह पे हम प्रोवाइड करेंगे। फिर हम लोग आगे देखते हैं डिफेक्ट। अभी हमने देखा कि रेल होती क्या है, रेल को डिजाइन कैसे करते हैं, फिर उसके बाद हम अभी डिस्कस करेंगे कि रेल में डिफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। अब डिफेक्ट, सबसे पहले डिफेक्ट होता है कोरुगेटेड या रोलिंग रेल सॉरी। तो कोरुगेटेड नाम से ही पता चलता है कि रेल में क्या होगा, कोरुगेशन क्रिएट हो जाता है। अब कोरुगेशन क्रिएट हो जाता है तो दूसरा जो हमने नाम दे रखा है इसको रोरिंग रेल। कैसे कि जब इस कोरुगेटेड रेल के ऊपर जब हमारी ट्रेन गुजरती है तो एक रोरिंग की आवाज़ आती है, एक रोरिंग साउंड क्रिएट होता है, तो इसलिए हम इसको रोरिंग रेल भी कहते हैं। तो अब कोरुगेशन बनता है कैसे है, अब नॉर्मल सा जैसे हम लोग मान लिया कहीं पे अगर प्रैक्टिकली हम लोग देखें तो अगर हम अपना अब नॉर्मल मिट्टी में अगर चल भी रहे तो वहाँ पर भी क्या होगा कि अगर हम फ्रिक्शन जनरेट कर दें, ये किसी वजह से उसमें फ्रिक्शन जनरेट कर दें, तो क्या होगा कि उसमें कोरुगेशंस बन जाते हैं। तो सेम इसमें भी होता है, जब भी ट्रेन स्टार्ट होती है या फिर ट्रेन रुकती है तो वहाँ पे क्या होता है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, तो जो ट्रेन के पहिया होते हैं वो तो फिक्स हो जाते हैं कि नहीं हमें आगे नहीं बढ़ना, लेकिन जो उसमें उसकी इनर्शिया होती है, ट्रेन की जो इनर्शिया होती है उसकी वजह से वो बढ़ती है। अब जब ट्रेन तो बढ़ती है, पहिया बढ़ता नहीं, तो उसमें क्या होता है कि वो एक जंप क्रिएट करता है और जंप क्रिएट करते करते वो आगे बढ़ता है, क्योंकि मोमेंट पहिए का हो नहीं रहा है, पहिया रोल नहीं कर रहा है, बट ट्रेन का मोमेंट हो रहा है, तो उसकी वजह से उसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है और जिसकी वजह से ये कोरुगेशन फॉर्म होता है। नेक्स्ट डिफेक्ट क्या है, किंक। अब किंक होता क्या है कि अगर जो दो रेल के सेक्शन है एट द एंड पोर्शन, अगर वहां पे वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए, जो भी उसका पोजीशन है, जो भी नॉर्मल पोजीशन पे रहते हैं, एक लेवल पे रहते हैं, अगर वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए तो किंक फॉर्म होता है। तो यही डिफेक्ट हमारा क्या कहलाता है, किंक्स इन रेल। अब होता किस वजह से है, दिस अकर ड्यू टू द लूज पैकिंग ऑफ द जॉइंट एंड ऑल्सो ड्यू टू द वेयरिंग ऑफ रेल। अभी इस फिगर में भी देखा हमने, क्या देख रहे हैं कि एक रेल में जो लेफ्ट हैंड साइड की रेल है वो थोड़ा से अप है और जो राइट हैंड साइड की रेल है वो थोड़ा डाउन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब भी यहाँ पे हमारे व्हील गुजरेगा एक किंक जनरेट होगा, उसमें एक वाइब्रेशन जनरेट होगा, तो इसको किंक्स इन रेल कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिफेक्ट है हॉग्ड रेल। अब जब भी हम ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं, तो ज्वाइंट जब प्रोवाइड करते हैं उसमें कंटिन्यूस अगर हमारी व्हील ट्रेन उससे पास हो रही है तो उसके जो व्हील होंगे उस ज्वाइंट पे एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, जिसे बैटनिंग एक्शन भी कहते हैं और इम्पैक्ट एक्शन भी कहते हैं। तो उस इम्पैक्ट की वजह से क्या होगा, वहाँ पे रेल के एंड में डिफ्लेक्शन आ जाता है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से वो हॉगिंग, जैसे हम लोग बी में भी पढ़ते हैं, क्या होता है कि जब ऊपर से लोड लगता है तो हॉग हो जाता है एक, तो यहाँ पे भी हॉग क्रिएट हो जाता है, हॉग्ड हो जाता है रेल, तो इसको हम हॉग्ड रेल डिफेक्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे बकलिंग ऑफ रेल। बकलिंग क्या होती है, जब ड्यूरिंग द समर कंडीशन जब टेम्परेचर हाई होता है तो उसमें रेल के जो भी मटेरियल होता है, जो भी स्टील है, उसमें एक्सपेंशन होगा। अब एक्सपेंशन होगा, अगर जो भी एक्सपेंशन हुआ उतना हमारे पास सफिशिएंट स्पेस है, तब क्या होगा कि वो एक्सपेंड हो गया, वो उस स्पेस को फिल कर लेगा। अगर स्पेस नहीं है तब क्या होगा, उसमें
थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। जब जनरेट होंगे थर्मल स्ट्रेस से, तो वो क्या करेगा, लेटरली वो अपने लेंथ तो बढ़ाएगा, उसको रोक नहीं सकते। तो वो जब लॉन्गिट्यूडनली नहीं बढ़ सकता तो वो क्या करेगा, लेटरली शिफ्ट होगा, अपने लेंथ को एडजस्ट करने के लिए लेटरल डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। तो वहीं पे हमारा क्या जनरेट हो जाता है, बकल होता है, और रेल हमारी बकल हो जाती है। तो किस वजह से हुई हमारी ये, कि थर्मल एक्सपेंशन से हुई। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि अगर ये तो हुआ कि अगर जॉइंट, जो भी हम एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, अगर वहाँ पे प्रॉपर स्पेस नहीं है तब ये जनरेट हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि अगर जैसे दो स्लीपर के बीच में जो भी रेल का सेक्शन होता है, अगर स्लीपर रेल स्लीपर पे फिक्स होती है, अगर जो भी फास्टनर लगे हैं वो स्लिपेज नहीं अलाउ कर रहे हैं, या फिर जब जहाँ पे ज्वाइंट होते हैं, अब ज्वाइंट में हमने एक्सपेंशन ज्वाइंट के लिए थोड़ा गैप तो दे रखा है, लेकिन जिस फिश प्लेट के साथ हमने उसको होल्ड करके रखा हुआ है, जो भी नट बोल्ट से हमने होल्ड करके रखा है, तो वो उसको इतना टाइटन कर रखा है कि वो अलाउ ही नहीं कर रहा है कि वो स्लिप करे और उस गैप को फिल करे जाके। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, हमारी बकल रेल हमारी बकल हो जाएगी। तो ये हुआ बकलिंग इन रेल। फिर उसके बाद व्हील बर्न। अब व्हील बर्न का केस कब जनरेट होता है, जब भी अचानक से अगर हम ट्रेन को रोकते हैं, जब भी हम ट्रेन को रोकते हैं, इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि व्हील हमारे एकदम जाम हो जाते हैं और रेल के ऊपर क्या होता है, वो स्लाइड करता है। अब स्लाइड करेगा तो सरफेस अगर रोल कर रहा होता है तो वो कंटिन्यूस सरफेस उसका जो भी टच में आता है सरफेस वो चेंज हो रहा होता है, लेकिन जब स्लाइड करता है तो एक ही सरफेस रेल के अलॉन्ग द लेंथ वो क्या करेगा, रब करेगा। जब रब करेगा तो वो क्या करेगा, एक हीट जनरेट करता है। अब हीट जनरेट करने की वजह से जो भी रेल का सरफेस व्हील के कांटेक्ट में आएगा, वहाँ पे एक डिफॉर्मेशन फॉर्म हो जाता है, क्योंकि गर्म हो जाएगी। गर्म होने की वजह से अब जो भी पहले लोड बियर कर सकती थी, हीट होने के बाद वो लोड उतना नहीं बियर कर पाती और वहाँ पे डिफॉर्मेशन फॉर्म हो जाता है। तो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं व्हील बर्न। ये हमारा केस किस रीजन में हो सकता है, एक तो अचानक से अगर हम ब्रेक अप्लाई कर दिए उस केस में हो सकता है, या फिर जो नॉर्मली ये देखने को मिलता है जब हमारा ग्रेडियंट स्टीप होता है, तो वहाँ पर भी जब डाउनवर्ड हमारा मूवमेंट होता है तो ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी ये व्हील बर्न की प्रॉब्लम आती है। फिर उसके बाद बात करें कि सेलिंग एंड ब्लैक स्पॉट। अब सेलिंग एंड ब्लैक स्पॉट क्या होता है कि जब कंटिन्यूअस मूवमेंट रेल के ऊपर हो रहा होता है ट्रेन का, तो अब हम जब भी अभी आगे भी डिस्कस करेंगे कैसे रेल चलती है उस पर, ट्रेन चलती है रेल पे, तो एक पर्टिकुलर पोर्शन ही उसका लोड बियर करता है। जो भी गेज साइड का जो पोर्शन टॉप फ्लैंज, जो टॉप का पोर्शन जो हेड टॉप होता है गेज साइड का, वही बियर करता है लोड को। अब इतना सारा वेट जो कि हम पूरे हेड के लिए बना रखे हैं, पूरा हेड मिलके वो जो बियर करना चाहिए, अभी के बियर कौन सा पोर्शन कर रहा है, केवल गेज साइड का थोड़ा सा पोर्शन वो कांटेक्ट में रहता है जनरली व्हील के। तो उस केस में क्या होता है कि उसके ऊपर की लेयर टूटने लगती है, उसकी कुछ मटेरियल डिफॉर्म होकर निकलने लगता है, या फिर जो लोड लग रहा है वो एक शेयरिंग स्ट्रेस डेवलप कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा कुछ पोर्शन टूट के निकलने के लिए तैयार है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं सेलिंग या ब्लैक स्पॉट। और फिगर में भी देख सकते हैं कि सेलिंग दिखा रखा है कि कैसे ऊपर वाला पोर्शन जो है टूट के निकलने के लिए तैयार है। तो ये हमारा होता है सेलिंग डिफेक्ट। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर 3 में। थैंक यू।